आज की तारीख है 10 अप्रैल 2026। 271 साल पीछे जाइए, यानी 10 अप्रैल 1755। इस दिन जन्म हुआ था डॉक्टर सैमुअल हैनेमैन का। आप एक जर्मन मेडिकल डॉक्टर थे, आपको कई भाषाओं का ज्ञान था और आपने खोज की होम्योपैथी की। और डॉक्टर हैनेमैन के बर्थडे को वर्ल्ड होम्योपैथी डे के रूप में मनाया जाता है और इस बार की थीम है हार्मनी थ्रू होम्योपैथी, हीलिंग बियॉन्ड बॉर्डर्स। ऑलरेडी मॉर्निंग शो में होम्योपैथी पर चर्चा करने के लिए स्वागत कीजिए डॉक्टर सुमित पालीवाल का। नमस्कार। एमडी इन होम्योपैथी फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता से। तो डॉक्टर सुमित, सबसे पहले मेरी जिज्ञासा है कि लेट 18th सेंचुरी, लगभग 1796 में डॉक्टर सैमुअल हैनेमैन ने होम्योपैथी की खोज की। तो कैसे खोज की और क्यों की ये खोज? अमित जी, डॉक्टर हैनीमैन ये एक एलोपैथी प्रैक्टिशनर थे। इन्होंने एमडी करके एलोपैथी प्रैक्टिस कर रहे थे, पर ये उस टाइम का जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था मेडिसिन का, उससे बहुत सेटिस्फाई नहीं थे। या जो लगता था कि जैसे मेडिसिन से साइड इफ़ेक्ट आ जा रहा था, या एक डिजीज़ ठीक हो रही थी दूसरी प्रोड्यूस हो जा रही थी, या जैसे स्किन का ट्रीट किया तो कुछ अंदर कोई लंग्स का बीमारी आ गया या किडनी का बीमारी आ गया, तो उससे थोड़ा सा ये बहुत असंतुष्ट हुए और उन्होंने अपनी प्रैक्टिस बंद कर दी। और चूँकि उनको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, तो वो एज ए ट्रांसलेटर अपना उन्होंने एक ऑक्यूपेशन स्टार्ट किया फॉर सर्वाइवल। तो उसी ट्रांसलेशन में 1796 में वो एक कलिंस मैथमेटिका को ट्रांसलेट कर रहे थे। तो उन्होंने एक देखा वहाँ पे कोटेशन की दैट डिजीज़ क्योरिंग पावर इज़ डिजीज़ प्रोड्यूसिंग पावर। किसी सब्सटेंस का अगर वो डिजीज़ क्योर कर सकता है तो डिजीज़ प्रोड्यूस भी कर सकता है। उसमें उन्होंने ट्रांसलेशन में पाया, तो उनको बड़ा जिज्ञासा हुआ कि ये क्या है भाई। तो उन्होंने ये एक जो क्विनीन, आप नाम सुना होगा, जो क्विनीन यूज होता है मलेरिया फीवर के लिए, जो बार्क जिसकी होती है। हाँ जी, क्विनीन बार्क को। तो उन्होंने वो क्विनीन मेडिसिन खुद में प्रूव किया और देखा कि वैसे ही क्विनीन जैसा जो बीमारी ठीक करता है, वैसे ही उसमें प्रोड्यूस उनके अंदर फीवर का सिम्टम प्रोड्यूस हो गया। तो उन्हें लगा कि ये तो बड़ा मैजिकल चीज़ है कि मीन्स अगर क्विनीन फीवर प्रोड्यूस भी कर सकता है, ठीक भी कर सकता है। तो ऐसे और भी सब्सटेंस होंगे नेचर में कि जो ऐसे बीमारी को प्रोड्यूस कर सकते हैं और ठीक भी कर सकते हैं। तो उन्होंने और भी बहुत सारे मेडिसिन ऐसे जो सब्सटेंस थे खुद ने प्रूव किया, तो वैसे सिम्टम उन्हें प्रोड्यूस हुआ। तो उनको एक जो प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो किया उन्होंने, लाइक क्योर्स लाइक, मतलब जो समान से समान की चिकित्सा। तो ये जो प्रिंसिपल था, इन्होंने फिर और भी उनके कॉलीग में ऐसे उन्होंने बहुत सारे मेडिसिन का प्रूव किया। ऐसे यूरोपियन बहुत सारी और मेडिसिन जो प्लांट्स थे उनको ना ऐसे प्रूव करके उन्होंने इनिशियली ऐसे 60-70 मेडिसिन को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और उनसे ही उन्होंने एक वाइड कवरेज दिया बहुत सारी बीमारी को ठीक करने में। ओके, तो जब ये प्रिंसिपल आया होम्योपैथी का, लाइक क्योर लाइक, तो इस प्रिंसिपल के साथ आपने भी कहा कि बहुत सारी मेडिसिन्स को प्रोड्यूस किया गया, उनको इजाद किया गया। अभी के सिनेरियो में कौन सी ऐसी कॉमन बीमारियां हैं जिसमें आप देखते हैं होम्योपैथी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है? भावना जी, आप देखिए कि मेरा लास्ट शो में भी मैंने बताया था कि एलर्जी जैसा कंडीशन है अगर, तो बहुत वहाँ पे इफेक्टिव है। मैं यहाँ पे और बोलूँगा कि मोदी जी भी अपने जो स्पीच में बोलते हैं कि बच्चों का जो डेंटिशनल जो ट्रबल्स होते हैं, जो बीमारियाँ हैं दांतों के टाइम की, बहुत अच्छी मेडिसिन होम्योपैथी में है। अच्छा। तो बच्चों के दांत की बीमारियाँ हो, या बच्चों का कोई एलर्जी हो, या बच्चों के जैसे टॉन्सिल जैसे बढ़ जाते हैं, ये एडिनॉइड्स का हो गया, तो ये जहाँ बच्चों में या इम्यून बहुत वीक है, तो होम्योपैथी इज़ वेरी इफेक्टिव। इसके अलावा अगर मैं स्किन डिजीज़ की बात करूँ, तो जैसे बहुत एक्ने हो गया, या स्किन का एक्जिमा हो गया, या स्किन में वार्ड्स हैं, ये वर्ल्ड वाइड ये फेमस है कि होम्योपैथी वार्ड्स की बहुत अच्छी दवाएं होम्योपैथी में हैं। जी, तो डेंटल, स्किन और एक शायद हमें गेस करने की भी जरूरत नहीं, किडनी स्टोन्स। या एग्जैक्टली, किडनी स्टोन। किडनी में नॉट ओनली स्टोन, अगर वहाँ पे अगर रिकरेंट यूटीआई हो रहा है तो मेडिसिन इज़ वेरी इफेक्टिव। वहाँ पे अगर प्रोस्टेट के ट्रबल्स हैं या सीकेडी जैसी बीमारियाँ हैं, वहाँ भी होम्योपैथी बहुत इफेक्टिव है। लेकिन एक सवाल मेरा उठ रहा है और जिज्ञासा ये कि जब आपने कहा डॉक्टर हैनेमैन ने अपने ऊपर प्रयोग किया, तो जैसे हम कई बार अलग विधाओं में देखते हैं कि रैट्स के ऊपर या एनिमल के ऊपर प्रयोग होते हैं, होम्योपैथी में फिर क्या इंसान अपने ऊपर भी प्रयोग करता है? जी, हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है अमित जी कि होम्योपैथी में जो प्रूविंग है वो ह्यूमन प्रूविंग होती है। तो ह्यूमन में जब प्रूविंग होगी तो बहुत सारा जैसे जो सेंसेशनल चीज़ें हैं, है ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है, या ऐसा लग रहा है दिमाग फट जाएगा, तो ये तो एनिमल में कैसे मिलेगा आपको? ये मेंटल हेल्थ कभी शामिल हो गई, इमोशनल हेल्थ। इसलिए यहाँ पे मेंटल हेल्थ के लिए भी होम्योपैथी इज आल्सो वेरी इफेक्टिव। मतलब पूरी होलिस्टिक अप्रोच है, उस पर अप्रोच है पूरी। जी। तो ऐसे में डॉक्टर, मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने कहा बच्चों की बात की आपने कि उनमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है,
तो बच्चे तो चलिए उनका नाजुक होता है शरीर, तो क्या ऐसा समझे कि जो होम्योपैथी है वो सिर्फ माइल्ड इश्यूज को ही क्योर कर सकती है? क्या कोई सीरियस बीमारियों में होम्योपैथी का इस्तेमाल किया जाता है? हाँ बिल्कुल भावना जी, देखिए कि जो माइल्ड में तो हो ही गया, जहाँ पे फंक्शनल डिस्टर्बेंस है, इसके अलावा एडवांस केसेस में जैसे अब बात करूँ कैंसर की बहुत एडवांस कंडीशन है, मतलब कैंसर पूरे फैल गए पूरी बॉडी में, उसको मेटास्टेसिस बोलते हैं। तो मेटास्टेसिस अगर हो गया तो वहाँ पे होम्योपैथी का बहुत अच्छा रोल है कि जहाँ पे अब कोई सर्जरी नहीं हो सकती या जो मेडिसिन है वो उतना, जो कन्वेंशनल मेडिसिन उतना काम नहीं कर रहा है, तो वहाँ भी होम्योपैथी बहुत इफेक्टिव है। CKD कंडीशन है, दिस अ वेरी एडवांस कंडीशन ऑफ किडनी पूरा फेल हो गया, डायलिसिस चल रहा है, डायलिसिस के बाद ही बहुत चीज़ें और भी आ रही हैं, तो वहाँ पे भी बहुत सारी साइड इश्यूज़ को होम्योपैथी अच्छे से मैनेज करके लेकिन ये बताइए कि होम्योपैथी की जो दवाइयाँ हैं, चाहे वो मीठी गोलियाँ हो या फिर टिंचर, ये बनती कैसे हैं दवाइयाँ? जी देखिए, मैंने बोला कि ब्रूविंग तो ह्यूमन में होती है, और ये जो मेडिसिन प्रिपरेशन का है इसका भी बड़ा एक अलग तरीका है कि जैसे जो मैक्सिमम मेडिसिन प्लांट बेसिस इनका है जो सोर्स, या कुछ मिनरल बेसिस हो गया, कुछ बायोलॉजिकल सोर्सेज भी हैं, कुछ सीक्रेशंस हैं। तो जैसे मेडिसिन का जो मैक्सिमम प्लांट बेस है, तो प्लांट में जैसे हमने सुना होगा ना, सत्व होता है, ये अर्क होता है ना, तो उस अर्क को हम लोग किसी एल्कोहल के माध्यम से वो निकाल लेते हैं और उसमें वो प्रिजर्व हो जाता है। तो मीन्स अर्क को एल्कोहल मिल गया, एक बेस्ट सोल्यूशन बन गया, तो उसको टिंचर बोल देते हैं, वो टिंचर है। अब टिंचर को भी फर्दर सीरियल डाइल्यूशन करके और पोटेंटाइज करके यहाँ पे पोटेंसी मेडिसिन बन जाती है। आपने देखा होगा कि 30 पावर का हो गया, या 200 पावर है, या 1000 पोटेंसी है, तो ऐसे पावर बन जाता है। तो उस यहाँ पे चूंकि जो बेस सोल्यूशन में डाइल्यूट किया गया, तो वहाँ पे जो उसका क्रूड फॉर्म है या टॉक्सिक इफेक्ट पूरा खत्म हो गया। तो ऐसे जो पोटेंटाइज करने से उसका जो आपका हिडन जो डायनेमिक पावर था वो अराउज हो जाता है। तो जो डिजीज क्योरिंग पावर है यहाँ पे होम्योपैथी मेडिसिन में, दैट इज डायनेमिक पावर। तो डायनेमिक पावर में इसलिए बोलते हैं कि साइड इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे कोई फूड फॉर्म है ही नहीं, कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं रह गया। यही कारण है कि होम्योपैथी का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, इसलिए हम लोग इसको लॉन्ग टर्म ले सकते हैं। इसलिए इसका जो इफेक्ट भी है, जो सस्टेनेबल हेल्थ का जो थीम है इस बार का, वो हम बोल सकते हैं कि सस्टेनेबल हेल्थ में हेल्प करेगी। जी, लेकिन जब ये जो सोशल मीडिया का ज़माना है और इस दौर में हम बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, सोशल मीडिया पर आकर वो बहुत सारी होम्योपैथी की मेडिसिन बता देते हैं कि आप ये खा लीजिए, इससे ये क्योर हो जाएगा। तो आप उसके कितने फेवर में हैं और आप क्या सलाह देना चाहेंगे जो लोग बिना सोचे समझे इस्तेमाल जी भी भावना जी, देखिए मेडिकल साइंस ऐसे इतना ज़्यादा कैजुअल इशू नहीं है। तो जो जितने भी आपका इन्फ्लुएंसर हैं या जो भी रील वाले डॉक्टर हैं, इनको आपके हेल्थ से कोई इशू नहीं है। इनको हेल्थ से कोई मतलब नहीं कि आप उसको ठीक करें, उनको अपनी व्यू से मतलब है कि आप उसको मैक्सिमम फॉरवर्ड करो, है ना। और ये देखिए, इसमें कभी भी किसी मेडिकल साइंस में जो आपको डॉक्टर के यहाँ जाके जो डॉक्टर टच मिलेगा, उसका जो डॉक्टर अपना ऑब्जर्वेशन करेगा, उसका अपना असेसमेंट होगा, वो तो आपको रील का डॉक्टर नहीं दे पाएगा। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे डॉक्टर सुमित पालीवाल ने बताई है कि बहुत ज़रूरी है कि हम किसी फर्जी वीडियो से सलाह ना लें, डॉक्टर के पास जाएं। पर कल्पना कीजिए डॉक्टर सुमित कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्याधि डिजीज़ के साथ आपके पास आता है, तो केस स्टडी, केस टेकिंग प्रोसेस क्या रहता है? जी सर, यहाँ पे केस टेकिंग भी हम लोगों का बहुत ही अलग होता है। इसमें कई लोग इरिटेट भी होते हैं कि डॉक्टर साहब आप लोग बहुत क्वेश्चन पूछते हो। अच्छा। हाँ, तो बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग बाप दादा तक पहुँच जाते हैं। हाँ, तो देखिए, ये अगर आप बात करेंगे, आज मॉडर्न साइंस में भी जेनेटिक की बात बहुत बार बार होती है। तो डॉक्टर हैनीमैन का जो सोच था, उनका विजनरी थॉट था, बहुत ही आगे था। उन्होंने तभी बता दिया कि यहाँ पे अगर पेरेंटल हिस्ट्री है कोई टीबी का, कैंसर का, तो वो आपका बच्चों में वो चीज़ आ सकती हैं। तो वहाँ से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जेनेटिक लेवल से लेके आपका जो पेशेंट का ऑब्जर्वेशन है, हमने जो असेसमेंट किया, आपका जो स्किन का, जो टंग का क्या एक्सप्रेशन है, क्योंकि टंग वगैरह भी आपका जो अंदर की चीज़ें हैं वो दिखाता है। ऑल्सो मिरर ऑफ डिजीज़, आपकी आंखें हैं, जो आपकी जीभ है, आपके जो पाम्स है, भी आपका दिखाता है कि लीवर में इम्पैक्ट है, किडनी में डिजीज है। यानी आप ये कह रहे हैं डॉक्टर सुमित, जब पेशेंट आपके पास आया होम्योपैथी डॉक्टर के पास, एक तो उसे अपनी कहानी बता के अच्छा लगेगा, दूसरा आप उसे नॉन वर्बल क्यूज भी देख रहे हैं जो शायद टेक्नोलॉजी ना बता पाए। जी जी, है ना। तो वो चीज़ तो आपको कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया में या किसी भी एआई में नहीं मिलेगा। जो डॉक्टर अपना एसेस करेगा और हम लोग जो समझेंगे आपका जो स्ट्रेस फैक्टर है, यहाँ पे डिजीज का जो ऑनसेट हो रहा है, वो भी हम लोग बड़ा अच्छे से एसेस करते हैं कि कैसे शुरुआत हुई। होता है ना कि ऐसे ग्रीफ का हिस्ट्री हुआ, इसके बाद से बीमारी स्टार्ट हो गई। ये सिर दर्द तभी से चला आ रहा, जब से बच्चा बीमार था, मैं रात में मैं जागा 3-4 दिन, ये 3-4 रात में मैं ऐसे जागी, उसके बाद से मेरा सिर दर्द चला आ रहा है। तो यहाँ पे हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग वहाँ भी उसको असेसमेंट करते हैं, कोई स्ट्रेस फैक्टर है,
वो असेसमेंट करते हैं, डोमेस्टिक ऐसा कुछ कोई वायलेंस का ऐसा वो असेस करते हैं, या प्रेगनेंसी में इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। Okay. शायद बहुत लोग कम समझेंगे कि जैसे प्रेगनेंसी में जो चेंजेस आते हैं, कई सारे चेंजेस परसिस्ट कर जाते हैं। जैसे जेस्टेशनल डायबिटीज हुआ, उसके बाद डायबिटीज परसिस्ट कर गया, या थायराइड हुआ वो Thyroid परसिस्ट हुआ, कर गया। right. तो हम लोग का हिस्ट्री पार्ट ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, चाइल्डहुड का हिस्ट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जी। तो सारा हम लोग सिम्टम लेते हैं, खाने पीने में क्या पसंद है, क्या प्रकृति है, okay. वो सब लेते हैं। तो ऐसे करके होलिस्टिक मेडिसिन जो जी। सेलेक्ट होता है, ओके तो उससे patient जी, का तो अभी का जो दौर है, हम इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर की बात करते हैं, तो वहाँ पे जब होम्योपैथी है तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि होम्योपैथी के साथ कोई और पद्धति से इलाज साथ में चल सके? जी देखिए भावना जी, कि हर अपना मेडिकल साइंस का अपना एक लिमिट है और स्कोप है, तो ये हमें समझना होगा। ऐसे नहीं कि मैं बोलूँगा कि मैंने 200 केस ठीक कर दिए तो मैं सारे केस ही मैं ठीक कर दूंगा, या मैंने 2 लाख केसेस ठीक किए हैं इस बीमारी का तो मैं सब, तो एक अपना लिमिट है। हर एक बीमारी का भी एक अपना स्टेज होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे किडनी स्टोन की बात है, हाँ जी, तो 12-15 mm तक का स्टोन मेडिसिन से ठीक हो जाएगा, पर अगर 20-25 mm का स्टोन हो गया तो हमें वहाँ सर्जरी ही करना होगा। तो आप हम रेफरल भी करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी कंडीशन है, जैसे डायबिटीज़ है या थायराइड का है, तो यहाँ पे कुछ पेशेंट अपना दवा ले रहे होते हैं ऑलरेडी, तो साथ में कन्वेंशनल मेडिसिन के साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन के जो एक्शन होता है वो और इफेक्टिव होता है, या टेम्परिंग करके बाद में हम लोग वो मेडिसिन एलोपैथी मेडिसिन भी बंद कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आज तो वर्ल्ड होम्योपैथी डे है 10 अप्रैल, कल 11 अप्रैल वर्ल्ड पार्किंसन डे है। तो अगर मान लीजिए किसी को पार्किंसन है, हाथ में कंपन है, क्या उसमें होम्योपैथी मदद कर सकती है? यस सर, होम्योपैथी का बहुत अच्छा रोल है यहाँ पे भी, और मेरे पास बहुत सारे एडवांस केसेस हैं पार्किंसन के, इवन बेडरिडन केसेस हैं, कि चूंकि इसमें जो ट्रेमर होता है, जो पेशेंट का हाथ का कांपना होता है, या मूवमेंट हमारा बहुत कम हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक डोपामिन जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसका जो फॉर्मेशन है कम हो जा रहा है। ओके, उसका कम हो गया तो जो एक्टिवेट करता है थैलेमस को, जो हमारा एक्टिविटी मेंटेन करता है, वो कम हो गया, तो ऑब्वियस है कि हमारा मूवमेंट कम हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे मेडिसिन हैं, जैसे मैं यहाँ पे बोलूँगा कि जैसे जेल्सिमियम एक मेडिसिन है, लाइक एगेरिकस एक मेडिसिन है, लेकिन बहुत जरूरी है कि कोई भी मेडिसिन आप डॉक्टर की सलाह से ही लें। हेल्प करती है, पर ये आप डॉक्टर के अंडर ऑब्जर्वेशन ही लेंगे। जी, तो जब होम्योपैथी की दवाइयाँ हम खा रहे हैं तो क्या साथ में कुछ परहेज करने की ज़रूरत है? क्योंकि अक्सर सुना जाता है कि होम्योपैथी के साथ बहुत परहेज करने की ज़रूरत पड़ती है। हाँ देखिए, परहेज का भी बहुत सारा लोग मजाक बनाते हैं कि होम्योपैथी डॉक्टर बहुत परहेज बताते हैं। तो परहेज देखिए डिजीज़ स्पेसिफिक होता है। जैसे फिर से अगर बात करूं मैं कि अगर कोई बीपी का पेशेंट है, बीपी उसका हाई है, तो आप किसी पैथी में जाएंगे तो वो बोलेंगे कि नमक कम खाना है। हाँ। ये कोई परहेज होम्योपैथी का नहीं हुआ, वो जनरल कोई भी डॉक्टर बोलेगा। पर इसके अलावा होम्योपैथी में फिर हम लोग कुछ मेडिसिन का परहेज होता है, जैसे आपका कुछ किसी को कच्चा प्याज नहीं खाना है, या किसी को ज़्यादा खट्टा नहीं खाना है, या किसी कॉफ़ी नहीं लेना है। तो जो परहेज पार्ट है वो भी बहुत रिस्ट्रिक्ट है, ऐसा नहीं कि बहुत वाइड रेंज है। तो ये इसका है पैटर्न। जी, एक और मिथ और रियलिटी हमारे लिए क्लियर करिए डॉक्टर सुमित। कई बार कहते हैं कि अगर आपने होम्योपैथी की दवा ली तो ये शुरुआत में बीमारी और बढ़ा देती है, सच है? नहीं सर, ऐसा नहीं है एक्चुअली। देखिए होता क्या कि जैसे ये कुछ केसेस होते हैं स्किन के, कि जहाँ पे हमने कर बहुत सारा कुछ ऑइंटमेंट अप्लाई किया या कुछ ऐसे मेडिसिन से बीमारी को दबा दिया, तो जब होम्योपैथ डॉक्टर के पास जाओगे तो इनिशियली सिम्टम थोड़ा सा बढ़ सकता है, एक मोमेंट्री होगा, इसका से कम हो जाएगा, पर ये रेयरली होता है, अराउंड 1% केस में होगा। बाकी और किसी भी डिजीज में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बीमारी पहले बढ़ेगी। ओके, जो दबी हुई है उसको सामने ला रहे हैं थोड़ा सा, वो रेयरली इन 1% अराउंड। एक और एजर्शन कि होम्योपैथी की जो विधा है ये धीरे धीरे काम करती है, स्लो प्रोसेस। नहीं सर, देखिए डिपेंड करेगा, क्योंकि हम लोग एक्सपर्ट होते हैं क्रॉनिक केस ठीक करने में। तो क्रॉनिक केस का जो आप देखेंगे, जो डिजीज़ का पेस है वो भी बहुत धीरे धीरे डेवलप होता है। अगर कोई चीज़ 5 साल में आई, जैसे मैं बात करूं लाइकेन प्लेनस एक कंडीशन होती है, ऑटोइम्यून डिजीज़ है, तो अगर 5 साल में बीमारी अगर वो डेवलप हुई तो ऑब्वियसली जब दवाई स्टार्ट करेंगे तो एक दिन में तो नहीं ठीक होगा, इट विल टेक टाइम। लेकिन लाइकेन प्लेनस का अच्छा तोड़ है जी, होम्योपैथी में। बहुत अच्छा। और अगर एक्यूट की बात करूं, एक्यूट होता है जो बीमारी तुरंत आ गई अभी अभी, तो उसमें होम्योपैथी सर मिनट्स में भी काम करती है। मैंने बहुत सारे ऐसे पेट दर्द के यूरिटरी कोलिक होता है, किसी का स्टोन फंस गया नली में तो दर्द होता है, तो उसमें 5-10 मिनट में मेडिसिन काम करती है। तो डिपेंड करता है कि बीमारी का पेस कैसा है। जी, ये भी कहा जाता है कि होम्योपैथी जो है, क्योंकि वो मीठी गोलियां होती हैं तो शुगर पेशेंट्स नहीं ले सकते। नहीं मैम, वो 3-4 पिल्स क्या ही शुगर बढ़ाएगी, पर ऐसा होने से हम लोग फिर उसको डाइल्यूट फॉर्म में देते हैं, उसमें शुगर में डिस्पेंस नहीं करते। जी, आखिरी सवाल, क्योंकि हमेशा साइंस में रिसर्च बहुत ज़रूरी है,
तो कौन से अनसुलझे सवाल हैं जो आपको लगता है अगले दशक भर में होम्योपैथी में शोध कार्य होना चाहिए? हाँ सर, देखिए आज के टाइम में जो ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं। तो इस सेक्टर में चूँकि यहाँ पे आप देखेंगे कि बॉडी भी बहुत वीक हो गया है, यहाँ पे वो पेशेंट एंटी एलर्जिक का स्टेरॉइड ले लेके बहुत वीक हो जा रहा है। तो वहाँ पे वो एक डोमेन है कि और हम लोग को अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो। तो जैसे आपका कंडीशंस लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या बहुत सारी और कंडीशन है, थायराइड के कुछ डिसऑर्डर हैं जो ऑटोइम्यूनिटी से हो जाते हैं, तो वो वहाँ पे हम लोग अपना वर्क और अच्छे से करें। और जहाँ पे बीमारी ऑनसेट से पहले का जो फेज़ है, जैसे मैं बात करूँ कैंसर जैसी कंडीशन है या टीबी जैसा कंडीशन है, तो यहाँ पे अगर हम डिजीज़ डेवलप होने से पहले ही उसको वहाँ प्रिवेंट कर दें, क्योंकि डिजीज़ होने के बाद तो बहुत जगह वर्क हो रहा है कि नए नए वैक्सीन आ रहे हैं या दवाएं आ रही हैं, तो हम लोग अगर डिजीज़ ऑनसेट से पहले ही हम वहाँ पे उसका जो बॉडी का जो जान जाएगा प्रीडिस्पोजिशन कैसा है बॉडी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे जो नैरो चेस्टेड जो पर्सन होते हैं जिनका चेस्ट बहुत नैरो होता है, तो उनको टीबी होने का ज़्यादा चांस होता है। तो अगर हम उसको समझ के वहाँ ही पहले से उसको अगर ट्रीट कर देंगे तो वहाँ पे एक्चुअल डिजीज़ ही नहीं आ पाएगा। इससे समाज को बहुत फायदा होगा। आशा करते हैं कि समाज को फायदा होगा होम्योपैथी से। 1796 से लेकर अब तक 230 साल की यात्रा रही है जिसमें कि इस विधा की पूरे विश्व में एक्सेप्टेंस बढ़ी है। आने वाले समय के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज कार्यक्रम में आके होम्योपैथी पर बताने के लिए डॉक्टर सुमित आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।